सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ द लॉज के बारे में, और बहुत सिंपल से प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन क्या कहता है कि जब तक पार्लियामेंट प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हर एक हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में। और दूसरा बोला गया कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जितने भी बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज लाई जाएंगे उनका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज में लाया जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज में लाया जाएगा। बड़ा सिंपल, पहला प्रोविजन क्या कह रहा है कि जब तक पार्लियामेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, पार्लियामेंट अगर कह दे कि साहब फलानी लैंग्वेज में और पब्लिश किया जाना चाहिए या फलानी लैंग्वेज में और प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक पार्लियामेंट प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी और सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जितने भी बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज लाए जाएंगे उनका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट भी कौन से लैंग्वेज में लाया जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज में लाया जाएगा। दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट को पावर दी जा रही है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट के साथ में ये बोल सकते हैं, ये परमिशन दे सकते हैं कि स्टेट के हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज में या स्टेट में जो भी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें कैरी आउट की जा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि सिर्फ प्रोसीडिंग्स को लेके ये पावर दी गई है गवर्नर को। हाई कोर्ट के जजमेंट्स, डिक्रीज और ऑर्डर्स अभी भी कौन सी लैंग्वेज में आएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे। पहला प्रोविजन क्या है कि जब तक पार्लियामेंट प्रोवाइड नहीं करता तब तक सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सुप्रीम कोर्ट और हर एक हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कैरी आउट किया जाएगा। और दूसरा, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जितने भी बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बायलॉज हैं, उनका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट भी कौन से लैंग्वेज में आएगा? इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। दूसरा ये बोला गया कि गवर्नर ऑफ द स्टेट को पावर दी जा रही है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट के साथ में ये बोल सकते हैं कि स्टेट हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो हिंदी में या फिर स्टेट में जो भी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें कैरी आउट की जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पावर गवर्नर को सिर्फ प्रोसीडिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में दी गई है। हाई कोर्ट के जजमेंट्स, डिक्रीज, ऑर्डर्स अभी भी कौन सी लैंग्वेज में आएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे। और तीसरा बोला गया कि स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है। स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो बोल सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में, ये परमिशन दे सकता है स्टेट लेजिस्लेचर कि इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी और दूसरे लैंग्वेज में उस स्टेट के बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज को लेकर आया जाएगा। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा करेगा तो ऐसे एक्ट्स का, ऑर्डिनेंसेस का, रूल्स का, रेगुलेशंस का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन साथ के साथ पब्लिश किया जाएगा। बड़े सिंपल 3 प्रोविजंस हैं, एक बार और देख लेते हैं। जब तक पार्लियामेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, जब तक पार्लियामेंट नहीं कहेगा तब तक सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हर एक हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में। दूसरा, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जितने भी बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बायलॉज हैं, उनका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट भी कौन से लैंग्वेज में आएगा? इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। दूसरा, गवर्नर को पावर दी गई कि गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट के साथ में बोल सकते हैं कि स्टेट हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हिंदी में या स्टेट की जो भी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें कैरी आउट की जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये पावर गवर्नर को सिर्फ प्रोसीडिंग्स के केस में दी गई है। हाई कोर्ट के जजमेंट्स, डिक्रीज, ऑर्डर्स अभी भी कौन से लैंग्वेज में आएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे। और तीसरा, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो बोल सकता है कि उस स्टेट के जितने भी बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बायलॉज हैं, उनको इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में लाया जाएगा। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा करेगा तो उन बिल्स का, उन एक्ट्स का, उन ऑर्डिनेंसेस का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन साथ के साथ पब्लिश किया जाएगा। ये तो कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर एक एक्ट अपन ने पढ़ा है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963। और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 है, ये क्या कहता है कि कोई भी एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रेगुलेशन, बायलॉ, उसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के तहत पब्लिश किया गया है तो उसको भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। देखो पहले क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि जितने भी बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, चाहे सेंट्रल लेवल के चाहे स्टेट लेवल के,
उनका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज में आएगा? इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। लेकिन फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 में ये बोल दिया गया कि जितने भी एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑर्डर्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बायलॉज हैं, उनका हिंदी ट्रांसलेशन अगर प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के तहत पब्लिश किया गया है तो उसको भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। आगे ये भी बोला गया कि पार्लियामेंट में जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी साथ में लेकर आया जाएगा। और तीसरा, कोई भी स्टेट एक्ट या ऑर्डिनेंस उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन साथ में लेकर आया जाएगा। और ये क्यों किया गया होगा? बड़ा सिंपल है। हमारे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इंग्लिश नहीं आती, सभी को हिंदी नहीं आती है, अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी डील करते हैं लोग। तो कम से कम जो पॉपुलर लैंग्वेज है, एक तो कॉमन बोल ही रहे हैं कि इंग्लिश है, एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें ग्रो करना है हिंदी लैंग्वेज को, उस हिंदी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन लेकर आया जाए, ये बोल दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 में। फिर दूसरा क्या बोला गया? गवर्नर ऑफ द स्टेट को पावर दी गई कि गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट के साथ में बोल सकते हैं कि स्टेट के हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, डिक्रीज हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश किया जाएगा या स्टेट में जो भी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें पब्लिश किया जाएगा। लेकिन गवर्नर अगर ऐसा करेंगे तो ये ध्यान रखा जाए कि ऐसे जितने भी जजमेंट्स हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ के साथ पब्लिश किया जाएगा। देखो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि गवर्नर ऑफ द स्टेट को पावर है कि वो प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट के साथ में उस स्टेट के हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको हिंदी लैंग्वेज में या स्टेट में बोली जाने वाली अदर ऑफिशियल लैंग्वेज में कैरी आउट किया जाएगा, उसकी परमिशन दे सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीडिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर को पावर थी। जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज जो है हाई कोर्ट के, वो अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में आने थे। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 के तहत ये बोल दिया गया कि गवर्नर ऑफ द स्टेट को ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट के साथ में ये बोल सकते हैं कि स्टेट में जो हाई कोर्ट है उसके जजमेंट्स, उसके डिक्रीज, उसके ऑर्डर्स हिंदी या फिर उस स्टेट की किसी भी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज में पब्लिश किए जाएंगे। लेकिन गवर्नर अगर ऐसा करेंगे तो ये ध्यान रखा जाए कि उन ऑर्डर्स का, उन जजमेंट्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ के साथ पब्लिश किया जाए। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अपने को ये पता है कि पार्लियामेंट अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन नहीं लेकर आया जिसके थ्रू ये कहा गया हो कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया जा सकता है। और पार्लियामेंट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लेकर आया, इसलिए आज तक भी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी पेटिशंस हैं, जितने भी अपील्स हैं, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सुने जाते हैं। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली क्या लिखा हुआ था कि जब तक पार्लियामेंट प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट और हर एक हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ किया जाएगा। अब स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में तो पावर दे दी गई है गवर्नर को, तो गवर्नर डील कर रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है तो पार्लियामेंट कोई ऐसा प्रोविजन नहीं लेकर आया जिसके थ्रू ये कहा गया हो कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी यूज़ की जा सकती है, और ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया। इसलिए आज भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी पेटिशंस को, अपनी अपील्स को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सुनता है। फिर एक और एक्ट है, ऑथराइज्ड ट्रांसलेशंस सेंट्रल लॉज एक्ट ऑफ 1973। और ये जो ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन सेंट्रल लॉज एक्ट ऑफ 1973 है, इसके थ्रू ये बोला गया कि सेंटर के जितने भी एक्ट हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बायलॉज हैं, उनका 8th शेड्यूल में दी गई जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें ट्रांसलेशन अगर प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के तहत पब्लिश किया गया है तो उसको भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। अब इस अथॉरिटेटिव टेक्स्ट को लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो बड़ा सिंपली लिखा गया कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जितने भी बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, वगैरह वगैरह हैं, उनका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज में आएगा? इंग्लिश में आएगा। फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 में कहा गया कि जितने भी एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑर्डर्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बायलॉज हैं, उनका हिंदी ट्रांसलेशन अगर प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के तहत पब्लिश किया जा रहा है तो उसको भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। और फिर फाइनली एक और एक्ट, ऑथराइज्ड ट्रांसलेशंस सेंट्रल लॉज एक्ट ऑफ 1973। ये क्या कह रहा है कि सेंटर के जितने भी एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बायलॉज हैं, उनका ट्रांसलेशन 8th शेड्यूल की किसी भी लैंग्वेज में अगर प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के तहत किया गया है तो उसको भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। बड़ी सिंपल सी बातचीत।
फिर इसके बाद बात आती है कि स्पेशल डायरेक्टिव्स क्या दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए हैं दो चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। एक तो टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। बड़ा सिंपल, पहला क्या है, किसी भी एग्रीव्ड पर्सन को, अगर किसी इंसान को कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत, अपना ग्रीवेंस यूनियन और स्टेट की किसी भी अथॉरिटी के सामने, किसी भी ऑफिसर के सामने, किसी भी लैंग्वेज में सबमिट कर सकता है। ऐसी कोई भी लैंग्वेज जो कि यूनियन में या स्टेट में यूज़ की जाती है, उसकी शिकायत को इस बेसिस पे डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, या इस बेसिस पे डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये तो 8th शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। बड़ा सिंपल है, अगर किसी भी इंसान को कोई भी शिकायत है तो वो स्टेट और यूनियन की किसी भी अथॉरिटी के सामने, किसी भी ऑफिसर के सामने अपनी शिकायत को, अपने ग्रीवेंस को किसी भी लैंग्वेज में रख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला तो प्रोटेक्शन दी गई कि आप अपनी शिकायत किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। दूसरा बोला गया कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो भी बच्चे हैं उनको प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मदर टंग में दी जाए। ये इंश्योर करना है हर एक स्टेट को और लोकल अथॉरिटीज़ को। भाई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी लैंग्वेज, उसको प्रोटेक्ट करना। तो बचपन से ही ये इंश्योर किया जा रहा है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं उनकी प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में इंस्ट्रक्शंस उनकी खुद की मदर टंग में दी जाएं, ताकि वो मदर टंग को सीखें भी और उनको एग्जैक्टली समझ में भी आए कि एग्जैक्टली कहा क्या जा रहा है। और इसके लिए हर एक स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ को काम करना है, स्टेप्स लेने हैं। अगर प्रेसिडेंट को ज़रूरी लगे तो प्रेसिडेंट जो है वो इस पर्पस के लिए नेसेसरी डायरेक्शंस भी इशू कर सकते हैं। फिर तीसरा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि प्रेसिडेंट जो है वो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को अपॉइंट करेंगे। और इसके बारे में अपन ने खूब डिटेल में पढ़ा हुआ है, पूरा एक अलग से चैप्टर है। ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स पे ध्यान देता है। और ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को भेजता है पार्लियामेंट के सामने और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स के सामने। बड़ा सिंपल, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कहा गया, एक तो ये बोला गया कि किसी भी एग्रीव्ड पर्सन को ये राइट है कि वो अपना ग्रीवेंस, अपनी शिकायत यूनियन और स्टेट के किसी भी ऑफिसर के सामने, किसी भी अथॉरिटी के सामने किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है। उसकी शिकायत को इस बेसिस पर डिनाई नहीं किया जाएगा कि उसने शिकायत ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं की है या उसने शिकायत 8th शेड्यूल में जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें नहीं की है। दूसरा, जितने भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके बच्चों को प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में इंस्ट्रक्शंस मदर टंग में दी जाएंगी और ये इंश्योर करना है हर एक स्टेट को और लोकल अथॉरिटी को। प्रेसिडेंट इस रिगार्ड में अगर कोई डायरेक्शंस इशू करना चाह रहे हैं तो इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को अपॉइंट भी करेंगे। ये प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर के ऊपर जिम्मेदारी दी है, ड्यूटी दी है कि सेंटर जो है वो हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करने के लिए, डेवलप करने के लिए स्टेप्स ले, ताकि हिंदी जो है वो लिंग्वा फ्रेंका बने, मतलब एक कॉमन कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बने हमारे पूरे इंडिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को ये जिम्मेदारी दी है कि ऐसे स्टेप्स लो जिसके थ्रू हिंदी लैंग्वेज स्प्रेड हो, वो डेवलप हो। सेंटर को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि सेंटर हिंदी को एनरिच करेगा। कैसे करेगा? बाय एसिमिलेटिंग फॉर्म्स, स्टाइल एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड इन हिंदुस्तानी एंड इन अदर लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन दी 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं और हिंदुस्तानी में जो भी फॉर्म्स, जो भी स्टाइल्स और जो भी एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं उनको हिंदी में एसिमुलेट करने की ज़रूरत है और हिंदी की वोकेबलरी को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये जो वोकेबलरी है ये प्राइमरीली तो आएगी संस्कृत से और सेकेंडरीली अदर लैंग्वेजेस से ली जाएगी। मतलब एक ड्यूटी सेंटर को ये दी गई कि आप ऐसे स्टेप्स लो जिसके थ्रू हिंदी लैंग्वेज स्प्रेड हो, डेवलप हो। और दूसरा जिम्मेदारी ये दी गई सेंटर को कि आपको हिंदी को एनरिच करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद ये भी बोला गया कि 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेजेस को स्पेसिफाई किया जा रहा है। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस को स्पेसिफाई किया गया था, लेकिन आज की डेट में 22 लैंग्वेजेस हैं।
और ये 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं उनको एक बार देख लो, याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। कौन सी लैंग्वेजेस हैं? असामीज़ है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। इंग्लिश नहीं है इसमें, ध्यान रखना। ये 22 लैंग्वेजेज है जो कि 8th शेड्यूल में है। सिंधी को ऐड किया गया था बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। और ये जो एक लैंग्वेज लिखी हुई है उड़िया, इसका पुराना नाम हुआ करता था उड़िया और इसका नाम बदला गया बाय 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के थ्रू सिंधी को ऐड किया गया इसमें। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया इसमें बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अच्छा, 8th शेड्यूल में किसी भी लैंग्वेज को डाला जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक तो ये है कि जो भी इन लैंग्वेजेस के मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है इन दी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में इन लैंग्वेजेस के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। और दूसरा, ये जो 8th शेड्यूल वाली लैंग्वेजेस हैं, इनका जो भी फॉर्म है, जो भी स्टाइल है, जो भी एक्सप्रेशन है, उसको यूज़ किया जाता है हिंदी लैंग्वेज को एनरिच करने के लिए। मतलब इनकी अपने आप में इम्पॉर्टेंस है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत ख़त्म हो गई। इजी सा सेशन था, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।